नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप जुड़ चुके हैं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट। इसमें पिछले सालों में पूछे गए जो प्रश्न हैं वो शामिल किए जाते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। जो भी स्टूडेंट पहली बार क्लास देख रहे हैं या पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये क्लास डेली मंडे टू सैटरडे डेली रात को 8 बजे होती है। तो 8 बज चुके हैं, सभी लोग जुड़ जाइए जो क्लास देख रहे हैं रेगुलर। आज जो हमारा क्लास है वो क्लास नंबर 81 है। हम इससे पहले 80 क्लास डिस्कस कर चुके हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ये पूरी क्लासेस प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, जीएस बाई प्रेमपाल सिंह सर। तो उस पर क्लिक करेंगे तो सारी क्लासेस सीक्वेंस में आपको मिल जाएंगी। आज हम बात करेंगे क्लास नंबर 81। तो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हम समझने का प्रयास करेंगे, चीजों को समझेंगे। जो थ्योरी आप घर पे पढ़ रहे हैं उससे कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, वो आइडिया आपको इससे होने वाला है। और साथ ही साथ हर क्वेश्चन से संबंधित डिटेल्स आपको बताई जाती है, तो उस डिटेल से भी आप बहुत सारी नॉलेज आपको मिलेगी, जिससे आप कई और क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पाएंगे और करेक्ट आंसर टिक कर पाएंगे आप। ठीक है, प्रश्न है आपके सामने, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों से संबंधित है? जल्दी से बताइए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संवैधानिक उपचारों से संबंध रखता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंध रखता है? तो वो आपका आर्टिकल 32 है। आर्टिकल क्या है? 32। आर्टिकल 32 डील करता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। अब ये जो सवाल है ये आपका किस टॉपिक से आया है? तो ये टॉपिक है आपका जो आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर तैयार नहीं है तो टॉपिक है फंडामेंटल राइट। टॉपिक क्या है? फंडामेंटल राइट्स। क्या टॉपिक है? फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार। ठीक, मौलिक अधिकार। अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भारतीय संविधान के पार्ट 3 में आते हैं, भारतीय संविधान के भाग 3 में आते हैं। और ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? ये कॉन्सेप्ट हमने लिया है अमेरिका से। कहां से लिया है? अमेरिका से ये हमने कॉन्सेप्ट लिया है फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल हैं। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल इन नेचर, यानी कि इनका उल्लंघन अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसकी शिकायत की जा सकती है और उसको सजा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट देंगे। ठीक है, शुरुआत में जब संविधान बना था तब शुरुआत में फंडामेंटल राइट कितने थे? शुरुआत में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कितने थे? वो थे 7। कितने थे? टोटल 7 थे। लेकिन फिर क्या हुआ? 44वां संविधान संशोधन हुआ, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में होता है। और इसके जरिए एक फंडामेंटल राइट्स था राइट टू प्रॉपर्टी। एक फंडामेंटल राइट था राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। तो ये पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन 1978 में 44वां संविधान संशोधन करके इस राइट टू प्रॉपर्टी को, यानी कि संपत्ति के अधिकार को, फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में से बाहर कर दिया और इसे नई जगह मिल गई। कहां? नई जगह इसको मिल गई आर्टिकल 300A में, और इसे लीगल राइट बना दिया गया। इसे लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे। जब ये राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था तब ये कहां पे था? तब ये आर्टिकल 31 में था। लेकिन जब राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा दिया तो इसे नई जगह मिल गई आर्टिकल 300A, और अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, अब ये लीगल अधिकार है, लीगल राइट है। ठीक है,
याद रखेंगे आप, क्लियर है, ध्यान रखेंगे। 6 कौन से हैं, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना, और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आपका जो है 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, तो ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर। अब देखो, कर 2 प्रकार के होते हैं, कर यानी कि टैक्स, टैक्स 2 प्रकार के होते हैं। पहले को बोलते हैं, जैसे पहला हो गया डायरेक्ट टैक्स, पहला है डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स मतलब प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। क्या डिफरेंस होता है, तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं कि जिसे, जैसे मान लीजिए कोई टैक्स मुझ पर लगाया जा रहा है और मैं ही उसको भरूं, मैं ही उसको पे करूं, तो ये डायरेक्ट टैक्स हो गया, क्योंकि मुझ ही पे लग रहा है और मैं ही भर रहा हूं उसको। इनडायरेक्ट टैक्स वो है, लगे मुझ पर भरे कोई और, यानी कि डायरेक्ट टैक्स आर नॉट, डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, डायरेक्ट टैक्स दूसरे पर ट्रांसफर नहीं किए जा सकते, वो खुद ही पे करने पड़ेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी ट्रांसफर्ड, इन्हें ट्रांसफर किया जा सकता है। तो डायरेक्ट टैक्स में आ जाएगा आपका इनकम टैक्स, क्योंकि मेरी इनकम पर अगर कोई टैक्स लगेगा तो उसे भरूंगा मैं ही, ठीक। इनडायरेक्ट टैक्स में आ जाएगा जैसे कि जीएसटी। अब जीएसटी लगता है कंपनी के सामान पर, और उसे पे कौन करता है, जो व्यक्ति उस सामान को खरीदेगा, यानी कि कस्टमर पे करता है। तो कंपनी पे इंपोज हुआ, लेकिन दिया किसने, वो चुकाया किसने, कस्टमर ने, वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। तो इनकम टैक्स तो डायरेक्ट है, कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनी पर लगता है, कंपनी के प्रॉफिट पर जो लगता है टैक्स उसे कहते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स, तो ये कंपनी पे लगेगा, कंपनी ही भरेगी। जीएसटी, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। वेल्थ टैक्स, आपके धन पर जो टैक्स लगेगा, धनकर, वो भी आपका क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, वो भी क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, याद रखेंगे। चलो, व्हाट इज द लार्जेस्ट सेक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू इंडिया जीडीपी, इंडिया की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का होता है। तो जीडीपी के बारे में मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। जीडीपी का मतलब होता है क्या, जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये कॉन्सेप्ट आपको रट जाने चाहिए, क्योंकि मैं हर क्लास में ये एक्सप्लेन करता हूं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक। अब जीडीपी होता क्या है, तो एक साल के अंदर भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर, भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर एक साल में, ये कौन सा, एक वित्तीय वर्ष, वस्तुओं और सेवाओं, वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन का अंतिम मूल्य, अंतिम मूल्य, ये जीडीपी कहलाता है, ठीक है। अब जीडीपी में, जीडीपी हमारी 3 क्षेत्रों से आती है, प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, और दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा है सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर। इन 3 क्षेत्रों से मिलकर जीडीपी बनी होती है किसी भी देश की, ठीक है। यहां देखो, प्राइमरी सेक्टर में तो एग्रीकल्चर आती है, एग्रीकल्चर और इससे संबंधित जो चीजें हैं। सेकेंडरी में आपका इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, प्रोडक्शन आ जाएगा, इंडस्ट्रीज आ जाएंगी। सर्विस सेक्टर में आपके आ जाएंगे जैसे कि
होटल्स, एजुकेशन सिस्टम, है ना, और आपका आईटी कंपनीज, ये सब। तो ध्यान रखिएगा, भारत की जो जीडीपी आती है एक साल की, उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है? सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा इनकम देता है जीडीपी को, ठीक है। सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा इनकम देता है जीडीपी को, ध्यान रखेंगे 55+%। समझ गए? सबसे कम जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया की जीडीपी में वो एग्रीकल्चर का है, सबसे कम। और सबसे ज्यादा किसका है? सर्विस का सबसे ज्यादा है। क्लियर है? क्लियर है? तो 22 का आंसर क्या होगा? 23 का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। आगे, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी? जो नॉमिनल जीडीपी है, देखो जीडीपी दो प्रकार की है। जीडीपी, एक तो रियल जीडीपी निकलेगी, रियल जीडीपी, और दूसरी नॉमिनल, नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, इसे बोलते हैं वास्तविक, वास्तविक जीडीपी। वास्तविक जीडीपी कैसे निकलती है? आधार वर्ष को ध्यान में रखते हुए, आधार वर्ष जो कि 2011 है, इसको ध्यान में रखते हुए। नॉमिनल जीडीपी जो बाजार मूल्यों पर निकलती है, बाजार मूल्यों पर निकलती है, तो इसमें महंगाई भी ऐड हो जाती है, महंगाई भी ऐड हो जाती है, ठीक है। तो नॉमिनल जीडी के मामले में इंडिया की रैंकिंग कितनी है? तो 5वीं रैंकिंग है। कितनी? 5वें नंबर की सबसे बड़ी जीडीपी है इंडिया की, 5वें नंबर की सबसे बड़ी जीडीपी है इंडिया की नॉमिनल जीडीपी के आधार पर। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया? भारत का अक्षांशीय सीमा लगभग कितनी है? भारत की अक्षांशीय सीमा लगभग कितनी है, बताओ भाई। तो देखो यहां पे देखिए, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, यहां से है। देखो ये आपका लैटिट्यूडनल पूछा है ना, लैटिट्यूडनल डिस्टेंस, ठीक है, यहां से हो जाएगा। ये आपके लैटिट्यूड है, ये आपके लैटिट्यूड है, और ऐसे खींचेंगे तो वो लॉन्गिट्यूड हो जाएंगे। आपसे पूछा है लैटिट्यूडनल डिस्टेंस कितनी है, तो ये जो डिस्टेंस है, लैटिट्यूडनल डिस्टेंस कैसे आएगी? ये और यहां से लेके यहां तक, इतनी डिस्टेंस। तो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से, और आपका हो जाएगा क्या? ये साउथ, ठीक है भाई, ध्यान रखना है। ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक, ये आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य है जिसकी सबसे बड़ी तटीय रेखा है? तटीय सीमा, तटीय सीमा, सबसे बड़ी तटीय सीमा किस राज्य की है? यानी कि ये कौन, इनमें से कौन सा वो राज्य है जिसकी सबसे ज्यादा सीमा, बॉर्डर समुद्र से लगता है? तो वो गुजरात है। क्या है? गुजरात है। लगभग 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर की ये कोस्ट लाइन है, ठीक, ध्यान रखेंगे ये। क्लियर है? विच रिवर इज नॉन एज द सोरो ऑफ बिहार? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये तो पता ही होगा आपको, कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी रिवर को कहा जाता है। इसकी वजह से बिहार में बाढ़ ज्यादा आती है, इसलिए दुखी हो जाते हैं लोग, इसलिए इसे शोक कहा जाता है, ठीक है। अब देखें, ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर which text provided detailed information on administration and the structure of the Mauryan government?
मौर्य साम्राज्य के समय में वो कौन सा ग्रंथ है, वो कौन सी किताब है जो मौर्य काल के पूरे सिस्टम को, प्रशासनिक व्यवस्था को बताती है, उसमें क्या चीजें थी, पूरी स्ट्रक्चर को बताती है। तो मौर्य साम्राज्य में अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक है ना। तो ये अर्थशास्त्र नाम की जो बुक है, अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र नाम की ये जो किताब है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, कौटिल्य के द्वारा, या इन्हें आप कहें विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त कह सकते हैं, या आप इन्हें कहें चाणक्य, चाणक्य। तीनों नाम एक ही हैं, तीनों नाम एक ही हैं। तो इनके द्वारा ये अर्थशास्त्र नाम की किताब लिखी गई है। ठीक है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय की चीजें हैं, वो कैसी प्रशासनिक व्यवस्था थी, मगध पर कैसे रूल होता था, सेना कैसी थी, और राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, वो पूरा प्योर, पूरा स्ट्रक्चर अर्थशास्त्र में बताया गया है, जो चाणक्य की किताब है। ठीक है। चाणक्य सलाहकार थे इनके, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहीं पे ध्यान रखिए, जैसे हम मगध की बात करते हैं, जैसे हम मगध की बात करते हैं, तो मगध पे रूल किया किसने, किसने रूल किया बताओ, सुंग, सुंग, है ना। और फिर कौन आया, सुंग से पहले कौन आया, संग से पहले आए हर्यक, हर्यक डायनेस्टी, फिर सुंगा, फिर नंद, नंदा डायनेस्टी आई, नंदा। और नंदा के बाद जो है ये आपके मौर्य। ठीक है। तो मगध पर रूल इन्होंने किया है। फिर मौर्य के बाद गुप्ता आ जाते हैं, गुप्ता आ जाते हैं, इसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है, मगध पर शासन किया है। तो ये ध्यान रखना है आपको, क्लियर है। द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट मीट एट विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट किस पर्वत श्रृंखला पर मिलते हैं, ये किस पर्वत श्रृंखला पर मिलते हैं, नीलगिरी हिल्स, अरावली, सतपुड़ा, विंध्या रेंज, बताओ 29। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट ये आपके नीलगिरी किस पे मिलते हैं, नीलगिरी पर्वत पर मिलते हैं, दोनों ज्वाइंट कर जाते हैं। अब ये ईस्टर्न घाट हो गया, ये वेस्टर्न घाट हो गया। तो यहां से यहां तक, फिर ये, तो यहां पे जो है नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पर्वत, यहां पे ये ज्वाइंट कर जाते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर सेपरेटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है वो किसके द्वारा पृथक होते हैं, अलग अलग होते हैं, डूनकान पासेज, 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 30, बताओ भाई। तो देखो, अंडमान और निकोबार जो आइलैंड हैं वो आपके 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं, 10 डिग्री चैनल पे अलग होते हैं। ठीक है। आपके लिए सवाल, आपके लिए सवाल है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट ये भारत का कौन सा छोर है, ये भारत का कौन सा छोर है, ये भारत का कौन सा छोर है, बता दीजिए, कमेंट करना है तुरंत, अविनाश। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो भी स्टूडेंट क्लास देख रहे हैं उन सबको कमेंट करना है, इंदिरा पॉइंट ये भारत का कौन सा छोर है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कौन सा वाला है। ठीक है, तो ये बताना है आपको। क्लियर। चलो अब देखो, थोड़ा सा देखो, समझो। जो गवर्नमेंट है, हम यहां थोड़ा सा एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, गवर्नमेंट।
यानी कि सरकार, गवर्नमेंट यानी कि सरकार। सरकार की 3 ब्रांचेस होती हैं, सरकार की 3 ब्रांचेस होती हैं। एक को कहते हैं विधायिका, एक को कहेंगे विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर, एक को कहेंगे कार्यपालिका, कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, और एक को कहेंगे न्यायपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, अब देखें, ये जो विधायिका है वो केंद्र की अलग होती है, केंद्र की, जिसे संसद कहते हैं, और हर राज्य की अलग होती है विधायिका, जिसे विधानमंडल कहते हैं, विधानमंडल कहते हैं। ठीक, वैसे ही कार्यपालिका केंद्र की अलग होती है और राज्य की अलग होती है। ठीक है, न्यायपालिका पूरे देश की एक, पूरे देश की एक ही होती है, ये अलग अलग नहीं होती। देखिए काम क्या है इसका, विधायिका का काम है कानून बनाना, कानून बनाना विधायिका का काम है, कानून को लागू करना कार्यपालिका का काम है, कानून को लागू करना कार्यपालिका का काम है, लोगों को न्याय देना और संविधान का संरक्षण करना ये न्यायपालिका का काम है। अब यहां समझें आप, विधायिका में संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। ठीक है, विधानमंडल में कौन आएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद, और राज्यपाल आ जाएंगे। वहीं कार्यपालिका, केंद्र की जो कार्यपालिका है उसमें कौन आएगा, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, है ना, और आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वहीं राज्य की जो राज्य की कार्यपालिका है वहां पे राज्यपाल आ जाएगा और आपका सीएम आ जाएगा और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट आ जाएगा, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट आ जाएगा। ठीक है, न्यायपालिका, यहां पे सुप्रीम कोर्ट आएगा, फिर हाई कोर्ट आएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाएंगे। तो ये जो है सरकार है उसका एक स्ट्रक्चर होता है, सरकार का ये एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, याद रहेगा आपको, क्लियर है, इतना क्लियर है। फिर इनको जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो यहां से सवाल पूछे जाते हैं, इनको जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो यहां से सवाल बहुत पूछे जाते हैं, बिल्कुल भूलना नहीं है आपको, बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, क्लियर है भाई, क्लियर है। ठीक, चलो, तो ये हमने डिस्कस किए आज के सवाल। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, क्लास को देखते रहिए, क्लास को शेयर करते रहिए, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए कर रहे हैं ये चीजें, तो आपको भी इन चीजों से फायदा होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक आपको पूछना है तो कमेंट करके हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे उसे क्लास में डिस्कस करने की। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।